चलिए शुरुआत करते हैं बेहद खास खबर के साथ, जहां पर एक बार फिर से निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए सेबी मार्केट रेगुलेटर जैसे हमेशा आगे आता रहा है, अभी भी आगे आया है और एक खास योजना के तहत एएमसीज को या फंड हाउसेस को काम करने के आदेश दिए गए हैं। यूनिट होल्डर प्रोटेक्शन फंड, यूनिट होल्डर का मतलब होता है आप सभी लोग जो कि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हैं। क्या है ये योजना? यूनिट होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी की बात हो रही है और किस तरह की ये कमेटी होगी और यूनिट होल्डर की किस तरह के हितों की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है। विस्तार से बात करते हैं। टीपी सिंह, डिप्टी एमडी और चीफ बिजनेस ऑफिसर एसबीआई म्यूचुअल फंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी सर, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो यूनिट होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी की बात यहाँ पर की गई है। जो योजना सेबी ने कहा है कि तमाम फंड हाउसेस इस पर विचार करें, अभी प्रपोजल फॉर्मेट में है शायद, लेकिन जानना चाहेंगे कि इसके मायने क्या है और ये किस तरह की योजना हो सकती है। तो ये उसी की तरफ कदम है। ये कंसल्टेशन पेपर निकाला गया है जिसमें ये बात कही गई है कि क्योंकि आज की डेट में जो सेटअप है म्यूचुअल फंड का, तो एक एएमसी होती है जो इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखती है, और जो ट्रस्टी कंपनी होती है विच बेसिकली नीड्स टू टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टर्स के जिनके पैसा सही तरीके से किया जा रहा है। पर जैसे जैसे साइट बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा जो निवेशक हैं वो शामिल होते जा रहे हैं इस यात्रा में। ये जो म्यूचुअल फंड की एक मैं यात्रा ही बोलूंगा या जो भी एक मुहिम चली हुई है, तो उसमें जैसे जैसे यूनिट होल्डर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे यूनिट होल्डर्स का ध्यान रखने के लिए एक एक सेटअप होना चाहिए। अगर आप देखो बैंकों में भी ग्रीवेंसेस कमेटी होती है, कस्टमर रिड्रेसल का एक सिस्टम होता है। नॉट ओनली रिड्रेसल, उनका ध्यान रखने के लिए कुछ होता है। तो अब जब म्यूचुअल फंड एक क्वाजी बैंक का एक दर्जा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो देयर शुड बी सम कमेटी, क्योंकि ट्रस्टी बोर्ड के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो माइक्रो चीजों के ऊपर ध्यान दे सके। बहुत जो बारीकी से चीजों को देखने वाला होता है। तो एएमसी बोर्ड और ट्रस्टी बोर्ड के बीच में एक और नई लेयर क्रिएट की जा रही है, जो कि एएमसी बोर्ड की एक बोर्ड लेवल कमेटी होगी जिसमें एग्जीक्यूटिव्स भी रहेंगे एज ए इनवाइटी। तो उसमें ये सब ध्यान दिया जाएगा कि यूनिट होल्डर्स का पक्ष देख के उनके उसमें क्या क्या चीज जो जरूरी है करने वाली वो करें। बट ये अभी ना सिर्फ एक कंसल्टेशन पेपर है। इसका पूरा कहते हैं कि पेपर आना, उसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस आना या कब वो सर्कुलर आएगा, वो अभी हम देख रहे हैं। बट ये बात पक्की है कि ये एक बहुत ही सराहनीय काम है जो सभी की तरफ से किया जा रहा है। तो इन एनी केस देखिए, अगर आप हमें बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में हमारा ऑलरेडी एक इन्फॉर्मल सिस्टम है कि इन्वेस्टर सेंट्रिसिटी के लिए वी कीप ऑन इनफॉर्मली डिस्कसिंग कि क्या क्या होना चाहिए, क्या एक सही है यूनिट होल्डर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए। परंतु इससे क्या होगा कि एक रेगुलेटरी बैकिंग से एक बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर हो जाएगा, और देयर विल बी डिस्कशन फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू एट वेरियस लेवल्स। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा से रेगुलेटर जो है इस बात को लेकर काफ़ी अलर्ट रहा है कि कैसे इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को के हितों को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि एएमसी लेवल पर भी तो बहुत सारी ऐसे कदम होते होंगे जो आप उठाते होंगे, और यूनिट होल्डर्स न सिर्फ एक सुरक्षित स्पेस में निवेश करने का एक्सपीरियंस उठाए, लेकिन उसके अलावा अगर हम रिवांस रिड्रेसल की बात करें, जो आपने भी हाईलाइट की अपने जवाब में, किस तरह से एज एन एएमसी आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि यूनिट होल्डर्स की पूरी तरह से सुरक्षा की जाए? सबसे ज्यादा देखिए, एक इन्वेस्ट करना और रिडीम करना वो तो एक सीधा वो तो है ही है ऐसा। उसके अलावा कई बार होता है कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है, किसी ने एड्रेस चेंज करना है, किसी ने अपना कोई कोई टेलीफोन नंबर या ईमेल एड्रेस ऐड करना है या उसको निकालना है, या कई ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें उनके फंड्स को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे उनका जो पैसा हमारे पास प्रोटेक्टेड रहे, कैसा हम कदम उठाते रहें जिसके किसी को भी ऐसा ना हो कि फ्रॉडुलेंटली कोई उनके पैसे को निकाल ले या उसका। तो एक प्रोएक्टिव वे में हमें कई चीजें करनी होती हैं। कई बार तो कुछ ऐसा हो जाता है, देखिए जब हम फाइनेंशियल मार्केट में हैं तो ऐसा है कि हम इतने ज्यादा लाखों करोड़ों लोगों के साथ डील कर रहे हैं, तो देर आर रोटन एग्स एवरीवेयर। तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल ही जाएगा जो किसी को फ्रॉडुलेंटली किसी का पैसा निकालना चाहेगा।
उसको देखते हुए अगर ऐसा कोई इश्यू होता है तो किस तरह से ऐसा कोई किया जाए कि इसको किस तरह से आगे और किसी के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए कैसे कदम उठाने हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने हैं। कई बार निवेशकों को लगता है कि शायद हम ज़्यादा ईज़ ऑफ बिज़नेस एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर गो हैंड इन हैंड। कई बार किसी निवेशक को लगता है यार मेरे को परेशान किया जा रहा है, मेरे से इतनी ज्यादा पूछी जा रही है, पर कई बार जब उनको समझाया जाता है कि ये चीजें इसलिए पूछी जा रही हैं क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट में है ताकि कोई इसका नाजायज फायदा ना उठा सके। दूसरा, एक म्यूचुअल फंड में एक बहुत ही एक बैंकिंग से एक अलग चीज है, क्योंकि बैंकिंग में बहुत ज्यादा लोगों की आपस में रिलेशनशिप होती है, बिकॉज दे आर बी टू सी। जी, मतलब व्यापार जो है सीधा एक निवेशक के साथ या एक कस्टमर के साथ डील करता है, जबकि म्यूचुअल फंड है दिस इज बी एंड बी टू सी, बिजनेस टू बिजनेस, इंटरमीडिएटेड बिजनेस है। तो वो जो इन्वेस्टर है उसका सीधा म्यूचुअल फंड के साथ कुछ मतलब फेस टू फेस कोई रिलेशनशिप नहीं रहता। तो ओवरऑल एट द लेवल कई ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जिससे कि उसका इंटरेस्ट एक्टिवेट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट से फ्रॉडुलेंटली, कोई एक एक समय था कि जब ईमेल जो है बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं प्रचलन में नहीं थी। आज की डेट में तो दिस इज बिकम ए नॉर्म। उस वक्त हमने कई ऐसे देखे कि एक कोई भी जो इंटरमीडियरी है, इट कुड बी बैंकर आल्सो, इट कुड बी एनी अदर डिस्ट्रीब्यूटर आल्सो, फॉर द राइट रीजंस वो अपना खुद का ईमेल देते थे, कि खुद का ईमेल एड्रेस लिख देते थे ताकि उनकी सर्विसिंग अच्छी हो सके। पर उसी अच्छी सोच के दौरान कुछ लोगों ने उसका मिसयूज भी किया। तो उसके लिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए हमने प्रोएक्टिवली ये किया कि कोई भी किसी भी इन्वेस्टर के अकाउंट में इंटरमीडियरी का ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता। अब इससे कुछ लोगों को परेशानी होगी, बट इसमें प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है कि अगर आपने एक बार अपना ईमेल एड्रेस किसी दूसरे व्यक्ति का या किसी ऐसे व्यक्ति का दे दिया, 99% में वो आपको अच्छी सर्विस दे पाएंगे। पर 1% ऐसे भी हैं जो उसको मिसयूज करके आपके पैसे में फर्दर ईमेल एड्रेस चेंज कर लिया या रजिस्टर्ड ईमेल से ऐसा कोई कम्युनिकेशन दे दिया ताकि, तो ये जो कुछ एक एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए हमने ये किया कि हम ईमेल एड्रेस इंडिविजुअल का अपना होना चाहिए। बैंक अकाउंट का ये देखना कि बैंक अकाउंट उसी व्यक्ति के नाम से है, ऐसे कुछ डिसीजन लिए गए। एमफी ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और एमफी ने एक ये है कि कोई भी ऐसा नया अकाउंट है तो उसमें पहले 1 रुपया डाल के उसका कंफर्म कर लिया जाना चाहिए कि अकाउंट नंबर सही है या नहीं। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि पूरी इंडस्ट्री लेवल पे या और कोई चीजें आगे आएंगी, इवॉल्व होएंगी, जैसे जैसे व्यापार बनता है, जो बढ़ता है, जब जैसे जैसे और लोग जुड़ते हैं तो नई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए एक अगर स्ट्रक्चर सिस्टम होगा, एक इन्वेस्टर सी प्रोटेक्शन कमेटी होगी, यूनिट होल्डर्स प्रोटेक्शन कमेटी, तो वो सब चीज में एक अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसने क्या काम करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया कदम है सेबी की तरफ से। बिल्कुल डीपी सर, काफ़ी विस्तार से और बारीकी में जाकर आपने बताया कि ईएमसीज क्या करती हैं यूनिट होल्डर या निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए। लेकिन अगर मैं यूनिट होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी की ही बात करूं तो अंदाजन, क्योंकि अभी तो ये प्रपोजल के फॉर्म में है, लेकिन फिर भी कौन कौन रह सकता है इस कमेटी में? नहीं, ये तो बोर्ड की कमेटी रहेगी। देयर विल बी जो अभी कंसल्टेंट, अभी सर्कुलर नहीं आया तो इसके बारे में कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, बट दिस विल बी डायरेक्टर्स लेवल कमेटी, जिसमें और लोगों को बुला के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो इसको देख रहे हैं। तो मेन पर्पस इसका क्या है कि इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर के शूज में जाके उनके बारे में सोचना और उनके बारे में जो रूल्स बनाना, वो एक मेन है, ताकि उनके बारे में भी सोचो। कई बार क्या होता है, कई जगह पे आप अपने बिजनेस के बारे में या अपने बारे में सोचते हो, पर इन्वेस्टर के बिहाफ पे सोचना जरूरी, और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ सोचना, तो वो एक विचार है। इसमें तो बोर्ड लेवल की कमेटी होगी जिसमें 2-3 बोर्ड मेंबर्स होंगे, जिसमें इंडिपेंडेंट है। ये कंसल्टेशन पेपर के हिसाब से एग्जैक्टली कैसे होगा वो तो जब एक बार सर्कुलर आएगा, जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी सेबी की, उस हिसाब से बनेगा।
चलिए, जब तक ये लागू नहीं हो जाता तब तक मेरे ख्याल से इंतज़ार रहेगा कि किस तरह की कमेटी बनती है। लेकिन डीपी सर, अगर हम सेबी की बात करें, रेगुलेटर पूरे कैपिटल मार्केट्स को न सिर्फ बखूबी से रेगुलेट करता है, लेकिन खासतौर से अगर हम म्यूचुअल फंड सेक्टर की बात करें, स्पेस की बात करें, तो यहाँ पर निवेशकों के न सिर्फ हितों की सुरक्षा की बात की जा रही है रेगुलेटर के ज़रिए, बल्कि उनको एम्पावर करने के लिए भी कई ऐसे सारे कदम हैं जो रेगुलेटर लगातार उठाता आया है। हाल ही में कुछ कदमों के बारे में अगर मैं चाहूँ आप दर्शकों को जानकारी दे तो वो क्या होंगे? कविता, मैं ये बोलूंगा कि शायद हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज द बेस्ट रेगुलेटेड एंड द हाईएस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो ये जो रेगुलेशन है आज की डेट में, वो सारे इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो भी सेबी करता है, जिस तरह का भी डिसीजन लेता है, हमेशा सेंट्रिसिटी तो इन्वेस्टर की रहती है। बट दिस इज एन इवॉल्विंग थिंग, नई चीजें आती रहती हैं। आज की डेट तक बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे वो आपको बोलो तो लिक्विडिटी का है, लिक्विडिटी कितनी जल्दी देनी है, सेटलमेंट जो हो गया, जो चाहे वो इक्विटी मार्केट या डेट मार्केट के लिए हुआ, तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो यूनिट होल्डर पे भी आता है, बिकॉज वी आर सब पार्ट ऑफ द ओवरऑल कैपिटल मार्केट। Whatever is done in the capital market, whatever is done for the exchanges, indirectly gives benefit to the unit holders of mutual funds also. तो वो तो एक इवॉल्विंग चीज है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो की जा रही हैं। और दूसरा, सेबी वो माइक्रो में ना जाके, सेबी का होता है मैक्रो लेवल पे देखना, और एमफी और म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं, इनका काम होता है कि माइक्रो लेवल की चीजें देखना। तो मैक्रो लेवल पे तो एक बहुत ही उम्दा काम किया ही जा रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल डीपी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से इस कमेटी के बारे में हमें जानकारी दी और निवेशकों को, दर्शकों को बताया कि न सिर्फ रेगुलेटर बल्कि फंड हाउसेस भी किस तरह से निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद।